जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी 11th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी और इसके चैप्टर नंबर 1 का हम आगे का पार्ट इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं मानव के क्रमिक विकास की कहानी, कि मानव का जो विकास का क्रम है वो किस किस क्रम में मानव का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आधुनिक मानव किस तरह से बना इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यदि आप इस तालिका पर नज़र डालेंगे, देखेंगे कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। यानी कि जब हम होमो सेपियंस के अस्तित्व की खोज करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, तो इसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी मिली हैं चीज़ें, वो अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से हमें मिली हैं। तो इससे प्रश्न ये उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। क्या यह केंद्र एक ही था या बहुत से थे। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले हम देखेंगे इस तालिका को ही हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इस तालिका में दिखाया गया है आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म, यानी कि जो आधुनिक मानव है आज का मॉडर्न, उसके जो प्राचीनतम जीवाश्म है वो तो कहाँ पर मिले और कब मिले। तो सबसे पहले इथियोपिया में बताया गया है ओमो किबिश। ये यहाँ पर इसका टाइम पीरियड है 1,95,000 से 1,60,000 के बीच। फिर दक्षिण अफ्रीका बॉर्डर गुफा दी केल्डर्स क्लासिस नदी का मुहाना, यहाँ से ये 1,20,000 से 50,000 साल पहले। और मोरक्को दर अस सुल्तान, ये 70,000 से 50,000 दर। और इसी के बाद अगर आगे बात की जाए तो इसके बाद इज़राइल में जो सकुल है वो 1,00,000 से 80,000 के बीच। ऑस्ट्रेलिया में मुंगो लेक, जो मुंगो झील है, वो 45,000 से 35,000 साल पहले। और बोर्नियो निया गुफा, तो बोर्नियो निया गुफा ये अब से 40,000 साल पहले। और फ्रांस में जो क्रोमेगन लेस आइसिस के पास, यहाँ पर ये 35,000 साल पहले। तो इस तालिका के आगे अब हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर। तो इसमें बताया गया है कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, यानी कि जो आज का मानव है उसका उद्भव कहाँ हुआ हमें देखना है। इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तो यानी कि दो मत हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। बहुत ही डिबेट डिस्कशन के बाद ये निकल के आया निष्कर्ष, फिर भी दो मत है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से जो पहला मत है वो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यानी कि कॉन्टिन्यूटी मॉडल को मान्यता देता है, मानता है, जिसके अनुसार ये क्या कहता है कि इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और यानी कि ये जो कंटिन्यूटी वाला मॉडल है ये कहता है कि अनेक स्थानों पर अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, ये निरंतरता का मॉडल है। फिर जो दूसरा मॉडल है, दूसरा मत है, वो कहता है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है ये। इसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ और यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। तो दो मॉडल है, एक तो निरंतरता का मॉडल कि मानव जो है वो अलग स्थान पर अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल कि मनुष्य का जन्म, इन्होंने कहा कि एक ही उद्भव, मनुष्य का उद्भव एक ही जगह हुआ था अफ्रीका में, और फिर इनके लक्षण जो है वो भी कुछ सेम से दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो लक्षणों की क्षेत्रीय विविधता पर आधारित है ये, और मनुष्य जो है वो एक ही स्थान पर पैदा हुआ, इनका ये कहना है। क्षेत्रीयता निरंतर मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमोसेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है, यानी कि ये वाला जो तर्क है मानव की जो आज के टाइम में जो मानव है वो दुनिया के अलग अलग भाग में जो है जो पहले की मर्तबा अलग अलग, मतलब पहले की तरह आज भी अलग अलग तरह से दिखाई देता है। लेकिन तर्क ये है इनका कि आज के मनुष्य के जो लक्षण हैं वो क्या है, उनकी विभिन्नताओं पर आधारित है। और इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हैं। अब देखते हैं प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेसमेंट किस तरह से हुआ और जो क्षेत्रीय निरंतरता थी वो किस तरह से बनी रही। यहाँ पर
तो प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन मॉडल में यानी कि जो रिप्लेसमेंट मॉडल है इसमें यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वह कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी कि उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है, यानी कि सभी में एक समान होती हैं, शारीरिक और जननिक जो चीज़ें होती हैं वो समान होती हैं। और ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी कि अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथियोपिया में ओमो स्थान पर मिले हैं प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। और इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है और उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोतगतवा वहाँ स्थायी रूप से बस गए, यानी कि उन जो लोग जहाँ पर गए फिर वहीं जाकर बस गए। इसका कारण उन्होंने ये भी बताया। अब यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें समझाया गया है, ये देखिए इसमें ये प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल बताया गया है। ये यहाँ पर यूरोप है, अफ्रीका है और ये एशिया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है प्रतिस्थापन मॉडल और ये है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल, यानी कि कंटिन्यूटी में जो चलता जा रहा है। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया का यहाँ पर दिखाया गया है। तो आदिकाल की अगर बात करें यहाँ पर आदिकालीन मानव की, तो आदिकालीन मानव ये भोजन प्राप्त करने के इनके तरीके की बात की गई है। अब यहाँ पर अब तक हम आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे और देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोज़मर्रा के साधारण पहलुओं पर भी विचार करना उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें कि इसका अध्ययन जो है वो कैसे किया जा सकता है, किस तरह से वो भोजन जुटाते थे। तो आदिकालीन मानव कई तरीके से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण यानी कि गैदरिंग करके चीज़ों की, शिकार यानी कि हंटिंग के द्वारा, अपमार्जन यानी कि स्कैवेंजिंग के द्वारा और मछली पकड़ना फिशिंग के थ्रू। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों, जैसे कि उन्हें क्या क्या मिल सकता था इन सभी संग्रहण से, इनको बीज की गुठलियाँ, इसी के साथ इनको मिल सकते थे क्या भाई, बीज गुठलियाँ, बेर, फल, कंदमूल, ये सब इकट्ठा करते थे। तो ये सब संग्रहण करके अपने खाने के लिए जुटाते थे इन चीज़ों को। तो संग्रहण के बारे में केवल यहाँ पर अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष जो साक्ष्य हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। हम हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिले हैं, हमें अगर बात की जाए तो हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिले हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए जो पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए कि हमें कैसे पता लगा वो जो पौधों से भोजन जुटाते थे, तो इसका तरीका हमें जो थोड़े बहुत जले हुए दाने मिल गए हैं अनाजों के, उनसे हमें पता लगा है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं जितने कि यहाँ पर मिलने चाहिए थे। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब अधिक रूप में यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड जो थे वो अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे। यानी कि वो जानवर जो अपने आप मर जाते थे उनसे वो खुरच के मांस मज्जा यहाँ पर निकालते थे, ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा। या फिर किन्हीं अन्य हिंसक जो जानवर थे उनके द्वारा मार दिए जाते थे। और यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे कि चूहे,
छछूंदर जैसे कृंतक रोडेंट्स जो होते हैं, पक्षी जो उनके अंडे होते हैं, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। यानी कि वो ऐसे ही जानवरों को मार पाते थे जो इनको मारना आसानी से संभव है, जैसे कि चूहे, छछूंदर, इस तरह के। शिकार जो है वो शायद बाद में शुरू हुआ हो। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है, और वो है दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव से 5000 साल पहले का, और जर्मनी में है सोनिंजन से 4 लाख साल पहले। तो 5 लाख पहले और 4 लाख साल पहले का यहाँ पर चित्र 2 में दिखाया गया है। तो ये मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछलियों की हड्डियां मिलती हैं, तो उनके मिलने से पता चलता है कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइस चैन गणराज्य में, अगर मानचित्र 2 में भी हम देखेंगे, इसको यहाँ पर को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जो जानवर थे, उनके झुंड के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे, और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। यानी कि वो जानते थे कि इन्हें बड़ी संख्या में कब और कैसे मारना है, इसको भी। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी। यानी कि अगर हम बात करें कि जो मरे हुए जानवर से मांस निकालना और पदार्थों को इकट्ठा करना खाने वाले, और साथ ही जो शिकार था और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुष थी, उनकी भूमिकाएं क्या सेम थी या अलग अलग थी? तो वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। यानी कि आज भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अपना जो भरण पोषण करते हैं, अपना जो खाना खाते हैं, वो शिकार और संग्रहण के बल पर ही इसको पूरा करते हैं। अपने पेट की अपने पेट की भूख को से इसे शांत करते हैं शिकार और संग्रहण से। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभाग में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं। यानी कि अतीत की तरह ही उसी के जैसी तुलनाएं सुझाना हमेशा ये संभव नहीं है। यहाँ पर अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो ये चित्र देखिए, ये दिखाया गया है यहाँ पर इस चित्र में ये देखिए, यहाँ पर ये उत्तरी सागर हो गया, और इसी में यूनाइटेड किंगडम में हमने देखा स्वॉनस्कॉम्ब और बॉक्सग्रोव। यहाँ पर बॉक्सग्रोव उस जगह की अभी हमने बात करी थी। इसी के साथ ये यहाँ पर दिखाया गया है, इसी के साथ ये शोनी जेन नियंडर घाटी है। यह जर्मनी में आप देखेंगे ये हीडलबर्ग, और चेक गणराज्य में ये देखो दोलनी वेस्तोनाइस प्रेडमोस्टी। ये यहाँ पर इटली है, और यहाँ पर ये लेस कॉक्सटेरा, ये अमाटा, ये लेजरेड गुफा, यहाँ पर ग्रोटेशोव है, और यहाँ पर अल्टामाटा, और ये आपको स्पेन दिखाया गया है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर दिखेगा, नीचे देखोगे तो अल्जीरिया और मोरक्को भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर हो गया हमारा भूमध्य सागर। क्लियर? अब देखेंगे प्रारंभिक मानव, ये पेड़ों तथा खुले स्थानों पर आवास। यानी कि जो प्रारंभिक मानव था वो पेड़ों से किस तरह से वो गुफाओं में गया, और फिर खुले स्थानों पर उसने किस तरह से अपने आवास बनाए। तो प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना, कि उनके द्वारा जो भी शिल्पकृति हैं उनका वहाँ पर जांच करना, उनके फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। भाई जो भी उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनके फैलाव की जांच करना। उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया गया है केन्या में किलोम्बे। तो केन्या में जो किलोम्बे है और ओर्सेरजाइल, तो ये जो ओलोर्स, ये है ओलोर्जे साइली जो है यहाँ पर ये। तो ओलोर्जे साइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण
और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। तो यानी कि यहाँ दोनों जगह से एक तो शल्क जो उपकरण है वो मिले हैं और हस्त कुठार भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहाँ लोग बार बार आते रहे। भाई ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल है कि यहाँ पर इतने सारे औजार आने के कारण ये हो सकता है कि जिन स्थानों पर खाने की जो प्राप्ति थी, खाने का जो संसाधन थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, तो लोग यहाँ पर बार बार आते रहे। और ऐसे क्षेत्रों की जो लोग हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के पदचिन्ह छोड़ जाते होंगे। और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियाँ मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्प जो कृतियाँ हैं, ऐसी शिल्प कृतियाँ वो कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई हैं। यहाँ यह भी याद रखना ज़रूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमोनिड और प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। यानी कि एक ही क्षेत्र में होमोनिड और अन्य जो प्राइमेट्स थे वो सब भी मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। अब इस निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कैसे होता था, अभी देखेंगे हम। जबकि यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखेंगे ये वाले जो 2 चित्र हमें दिखाए गए हैं, ये जो यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं, ये देखिए। सबसे पहले ये वाला जो चित्र दिखाया गया है हमें बाएं साइड, ये है ओलोरजे साइली का उत्खनित स्थल। खननकर्ता यहाँ पर लुइस लीकी और मैरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल के चारों ओर यहाँ पर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा यहाँ एक क्षेत्र है जहाँ पर उत्खनन किया जा रहा है और यहाँ पर इन्होंने एक पुल बना दिया है। इसी के साथ अगर ये वाला देखें हम राइट साइड वाला, तो इस स्थल पर प्राप्त हस्त कुठार है ये, और हस्त कुठार सहित अन्य औजारों की एक तस्वीर दिखाई गई है। तो ये होते हैं हस्त कुठार, ये जो आप देख रहे हैं ये हैं हस्त कुठार, दिख रहे हैं आपको? तो देखिए ये हैं हस्त कुठार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमें ये याद रखना ज़रूरी है, इस चित्र में देखिए जो हमें बताया गया है, एक बार इस चित्र को देखेंगे, देखिए। तो अगर बात की जाए एक ही क्षेत्र की, तो एक ही क्षेत्र में होमोनिड और अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ ही निवास करते थे। और इस रेखा चित्र में देखिए कैसे होता था, तो इसमें देखेंगे हम। तो यहाँ पर 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन जो है वो शुरू हो गया था, और इसके साक्ष्य हमें यूरोप के पुरा स्थलों में मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है यहाँ पर पेड़ों पर होमिनिड दिखाए गए हैं कि पेड़ों पर यहाँ पर होमिनिड थे। फिर पेड़ों पर अन्य स्तनपायी भी दिखाए गए। इसी के साथ यहाँ पर ये उल्लू बैठा हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर बात करें तो पेड़ों पर भरण पोषण करते हुए तेंदुए, पेड़ों पर ही जो तेंदुए थे वो भी अपना भरण पोषण करते थे। मांसभक्षी लाते हुए, इसी के साथ यहाँ पर हड्डियाँ दिखाई गई हैं, ये काटते हुए दिखाया गया, भरण पोषण करते हुए, ये यहाँ पर तोड़ते हुए। इसी के साथ यहाँ पर ये प्रवेश के लिए ये हड्डियाँ हैं, ये होमोनोइड यहाँ पर लाते हुए, ये पत्थर हो गए। इधर से अगर देखें तो गैर होमोनिड स्तनपायी वस्तु को इधर उधर घुमाते हुए इधर उधर वस्तु को घुमा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर वस्तुएं अंदर प्रभावित होते हुए दिखाई दी गई हैं बाढ़ में की, और निष्कासित होती हुई ये जा रही हैं। फिर ये अपमार्जक निकलते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ से हड्डियाँ, ये हड्डियाँ हो गई, यहाँ पर पत्थर और हड्डियाँ हो गई, ये निकास द्वार हो गया, यानी कि यहाँ से प्रवेश करेंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। बाढ़ के वक्त भरण पोषण करते हुए यहाँ पर मगरमच्छ दिखाए गए हैं। मगरमच्छ किस तरह से करते थे, तो ये जो होमोनिड है निष्कासित करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो शिल्पाकृति क्या होती है, शिल्प कृतियाँ क्या होती हैं, इसको और जान लेते हैं। शिल्पाकृतियाँ जो होती हैं आर्टफैक्ट्स इनको बोलते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स जो होती हैं ये मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं और इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि, ये सभी शिल्पाकृतियाँ कहलाती हैं। अगर पुरातत्वविदों की माने तो पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि पूर्व होमोनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्रियों को वहीं खा लेते थे और अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी और यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, और क्या हड्डियाँ जो हैं वो अक्षुण्ण रही होंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो चित्र दिखाया गया है, पहले इस चित्र को देखेंगे।
चलिए ये चित्र देखिए पहला। ये चित्र है टेरा अमाटा। यह टेरा अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। तो एक झोपड़ी है जो कि कहाँ पर मिली है, टेरा अमाटा में। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थर, तो किनारे किनारे पे देखेंगे आप तो यहाँ पर बड़े पत्थर लगे हैं, तो बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं वे उन स्थानों के द्योतक हैं जहाँ पर बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तो यानी कि जगह जगह जो पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर बैठकर लोग क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह वो चूल्हे को दर्शाती है। तो यहाँ पर क्या है, चूल्हा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये चीज़ें किस तरह से यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसी के आगे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, देखिए अगर इस झोपड़ी को देखें तो ये 12 गुना 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे कि फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया ट्राउट, पर्च और कार्प, इनके साक्ष्य मिले हैं। और एक और पुरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। तो यहाँ पर यह जो हमने अभी देखी वही है। इसी के बाद यहाँ पर केन्या में अगर बात की जाए तो केन्या में है चेसो वांजा और दक्षिणी अफ्रीका में है स्वार्ट क्रांस। तो यहाँ पर चेसोवासा और इसी के साथ जो स्वार्ट क्रांस है, इनमें पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी और मिट्टी जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। तो पकाई गई चिकनी मिट्टी और इसी के साथ साथ जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी यहाँ पर मिले हैं जो कि 14 लाख साल से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिमाण है, या फिर क्या ये एक सुनियोजित, सुनियंत्रित और ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इस बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। तो यानी कि हमें नहीं पता कि भाई ये जो ईंटें हमें यहाँ पर चिकनी और जली हुई जो ईंटें यहाँ पर हमें मिली हैं, ये पकाई हुई ईंटें, कि क्या वो मनुष्य के द्वारा पकाई गई थी या फिर कहीं आग लग गई थी इस कारण से पक गई हों। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के घोतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था ताकि लकड़ी को कठोर किया जा सके, जैसे कि भाले की नोक बनाने में और शल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था, आग का उपयोग। तो ये इन्होंने यहाँ पर आग के उपयोग बताए। अब हम देखेंगे प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण, यानी कि जो प्रारंभिक मानव है उसने औजारों का निर्माण कैसे स्टार्ट किया। तो सर्वप्रथम सबसे पहले यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया ये मानव तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानव ने ही इसको बनाया, औजारों को इन्हीं तक ही सीमित नहीं है कि यह यूज़ करेंगे और इन तक ही सीमित है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने और अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार कुछ जो चिंपैंजी थे, चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे उन्हें वे स्वयं बनाते थे। यानी कि यहाँ पर जो चिंपैंजी थे केवल मनुष्य नहीं बल्कि चिंपैंजी भी अपने इस्तेमाल के लिए कुछ औजार बनाते थे। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं, जैसा कि हमने पृष्ठ 11 पर देखा है। कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ। यानी कि बहुत सारी वही चीज़ें हुई, धीरे धीरे कुशलता आती गई हाथों में भी और इसके कारण ही ये संभव हो पाया। और इस कार्य में शायद मनुष्य के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति यानी कि अधिक याददाश्त और जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कुछ औजार दिखाए गए हैं। तो ये हैं कुछ आरंभिक औजार हैं
ये औजार ओल्डुवई में मिले थे और बंगाल में बगल में दिखाया गया औजार एक गंडासा है जिसके शल्कों को निकाल कर यहाँ पर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाया गया जो ये औजार है यह एक हस्तकुटार है। क्या आप बता सकते हैं कि ये औजार किस काम में आते होंगे? तो आप बताइएगा कमेंट करके कि ये जो औजार हैं ये किस काम में आते होंगे। इसी के साथ पत्थरों के जो औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य वो इथियोपिया, तो औजार बनाने का और उनका यूज़ किया जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रोलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। तो जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस है इन्होंने शायद सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे, इनके अनुसार ऐसा कहा गया है। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते हैं कि यह काम पुरुषों ने या फिर स्त्रियों या फिर दोनों ने मिलकर किया। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और उनका इस्तेमाल करती रही होंगी, ऐसा भी संभव है। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ और इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे और मांस को साफ किया जाने लगा। उसमें से हड्डियां निकाल ली जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था और इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। तो यानी कि यहाँ पर अब ये भाला बनाना सीख गए थे, तो अब यहाँ पर यहाँ पर शिकार करते थे और खाते थे और हड्डियाँ बचाते थे और उसको भून के भैया सुरक्षित करके रख भी लेते थे। कुछ और भी परिवर्तन आए जैसे कि समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, जो समूरदार जानवर थे उनका पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार हुआ। तो जो उनके रोएदार जो खाल होती थी उनका यूज़ कपड़ों की तरह किया जाने लगा और सिलने के लिए फिर यहाँ पर सुई का आविष्कार होना। तो सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य 21,000 साल पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या उसे कुरेदना अब संभव हो गया था इस टाइम पर। यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है इस चित्र को देखिए ज़रा आप। यहाँ पर सेकंड क्या हुआ, ये गलती से बैक हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है ये जो चित्र है ये एक भाला प्रेक्षक यंत्र है, यानी कि भाला फेंकने का एक यंत्र है। अब इसके हत्थे पर की गई जो नक्काशी आप इसको ध्यान से देखिए। तो भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से जो शिकारी हैं वो अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। तो क्या आप इस औजार का कोई लाभकारी उपयोग और भी बता सकते हैं, किसका और क्या लाभ हो सकता है? तो यहाँ पर ये भाला हो गया जिसको ये इस यंत्र के द्वारा फेंकते थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दिखाई गई है पंच ब्लेड तकनीक, ये इस तकनीक का नाम है पंच ब्लेड तकनीक। तो आइए अब देखते हैं कि पंच ब्लेड तकनीक ये क्या हुआ करती थी। तो सबसे पहले हमें दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता था। यानी कि पत्थर का जो ऊपरी सिरा है इसको यहाँ पर हटाया जा रहा था एक दूसरे पत्थर की सहायता से। फिर यहाँ पर देखें अगर हम दूसरा चित्र, फिर इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती थी। ये पत्थर से यहाँ से जो हटा रहे थे हम ऊपर वाला हट गया, इसका ये जो सिरा था वो हट गया। अब हटने के बाद ये एक चपटी सतह यहाँ पर तैयार हो गई जिसे प्रहार मंच यानी कि घन कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? घन। फिर इसका क्या किया जाता था? फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच या हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता था। तो यहाँ पर फिर इसके ऊपर क्या किया जाता था? देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर प्रहार किया जा रहा है किसकी सहायता से? तो ये जो हमने बनाया ये हथौड़े की सहायता से या पंच की सहायता से इस पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है। फिर इसके बाद इससे धारदार पट्टी बन जाती थी, इस तरह की यहाँ पर धारदार पट्टी बन जाती थी जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता था। अथवा उनसे एक तरह की छेनियाँ भी बन जाती हैं जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हड्डी पर नक्काशी का नमूना और इस पर अंकित जानवरों के चित्र को देखिए। तो यहाँ पर ये हड्डी के ऊपर ये जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप गधे घोड़े से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह की ये है पंच ब्लेड तकनीक, किस तरह से पंच से ब्लेड बनाए जाते थे। अब देखेंगे हम संप्रेषण एवं संचार के माध्यम।
यानी कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता था, संप्रेषण और संचार के माध्यम की बात करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे भाषा और कला, यानी कि कौन सी भाषा थी और किस कला का यहाँ पर यूज़ होता था। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी कि हाव भाव या हाथों का संचालन यानी कि हिलना शामिल था। उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संरचना का प्रयोग होता था। यानी कि सबसे पहले क्या होता था, तो एक तो बात हम चाहते हैं कि भाई मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। और भाषा के जो विकास पर कई प्रकार के मत किस किस प्रकार के हैं। पहला है होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप। अंग विक्षेप का मतलब है हाव भाव या हाथों से हिलाना, हाथों से बताना, यानी कि एक तरह से सांकेतिक भाषा के रूप में बात बताना। फिर दूसरा है उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे कि मौखिक या फिर कह सकते हैं शब्द संचार का प्रयोग होता था। फिर तीसरे नंबर पे इसका क्रम में विकास होता है। तीसरे पाई मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलावों की क्रिया से ये हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता था और धीरे धीरे ये ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। तो आगे चलते चलते ये विकसित हो गई, यानी कि उच्चारित मतलब यानी इसका मतलब होता है बोले जाने वाली। भाषा की उत्पत्ति कब हुई, तो ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था और इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। तो इसका संबंध किससे रहा है आधुनिक तौर पर अगर देखें तो ये रहा है मानव से ही रहा है इसका संबंध। और एक तीसरा सुझाव क्या है, एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा काल के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल विकसित हुई। तो ये जो भाषा है भाषा कला के साथ ही विकसित हुई थी 40 से 50,000 साल पहले। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी कि विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। कला भी और भाषा भी। कला अगर हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो उससे भी तो हम एक तरह से अपने विचारों को ही अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई रही हैं। अल्टामीरा के गुफा चित्र। तो अल्टामीरा के गुफा चित्र में यहाँ देखिए, ये उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा की गुफा में चित्रित एक गोर यानी कि जंगली बैल है। अब ये जो जंगली बैल यहाँ पर दिखाया गया है तो ये अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है जहाँ पर ये बैल बनाया गया। अब आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से इनको यहाँ पर बनाया गया है। तो अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की और मार्सिलिनो सेंज दी साउतियोला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी था तथा शौकीन ये पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी जो लड़की थी वो गुफा में इधर उधर दौड़ कर खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श पर खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर पड़ी और फिर चित्रकारियों पर पड़ी। फिर वह तुरंत से चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर उन्हें तुरंत ही फिर यहाँ पर ये एहसास हुआ कि छत पर तो सचमुच कुछ चित्रकारी बनी हुई है जिसमें रंग की बजाय किसी प्रकार की लेई यानी कि पेस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिर तो उनका जो मन है वो उमंग से इतना भर उठा कि वह हतप्रभ हो गए और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की, लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती, यानी कि ये चित्रकारी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये इतनी पुरानी हो ही नहीं सकती। इनका कहने का मतलब ये था कि पुरातत्वविद ये कहते थे कि ये अभी के टाइम की बनी हुई है, ये बहुत पुरानी नहीं हो सकती क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई थी। तो ऐसा भी कहना था। इसी के साथ यहाँ पर फ्रांस में अगर बात की जाए तो फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित जो अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं जो 30,000 साल से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई। इनमें घोड़ों, सकिन यानी कि आइबैक्स,
हिरणों, मैमथों यानी कि विशालकाय जानवरों, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लक्कड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। यानी कि इतने सारे जीव जानवरों के इसमें चित्र यहाँ पर मिलते हैं इन सभी गुफाओं में। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक यहाँ पर प्रश्न उठाए गए हैं। उदाहरण के स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है, मतलब इन्हीं में क्यों है, अन्य हिस्सों में क्यों नहीं है। कुछ खास जानवरों को ही क्यों चित्रित किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं किया गया। पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों किया गया। केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित क्यों किया गया, स्त्रियों को कभी क्यों नहीं किया गया। और जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज़ अच्छी तरह से पहुंचती थी। तो ये सारे सवाल भी उठते हैं। तो इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं और उनमें से एक यह है, तो क्या है आप देखते हैं। क्योंकि जीवन में शिकार का महत्व है इसलिए जानवरों की चित्रकारी धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी हुई होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसे रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। और दूसरी स्पष्टीकरण ये दिया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप करते थे। तो यानी कि हो सकता है भाई ये सभी क्या करते हो। तो पहला तो इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई रस्म अदा की जाती हो, कोई जादू टोना होते हैं या फिर शिकार करने से पहले कोई ऐसी रस्म की जाती है जिससे कि इनका शिकार सफल हो जाए। या फिर दूसरा इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ये गुफाएं संगम स्थल हो सकती थी कि भाई सभी एक साथ यहाँ पर आकर मिलते होंगे, इकट्ठे होते होंगे। तो हो सकता है वहाँ ये समूह में मिलकर शिकार की फिर योजना बनाते हों और शिकार के तरीकों और उस नई तरीकों और इसी के साथ तकनीकों पर एक दूसरे के साथ चर्चा करते हों। और ये चित्रकारियाँ आगे आने वाली पीढ़ियों को इन जो तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हों ताकि आने वाली जो इनकी पीढ़ियाँ हों वो इन चित्रों को देखकर यहाँ पर इन चीज़ों को समझ सकें, इन टेक्नोलॉजीज़, इन तकनीकों को इनसे वाकिफ़ हों। आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातत्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया था कि शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना और सीखा जा सकता है। तो इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे, इसी प्रश्न पर। अब हम देखेंगे अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क, यानी कि अफ्रीका में जो शिकारी संग्राहक होते थे उनके साथ प्रारंभिक संपर्क किस तरह के थे। तो अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले पुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक के समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। अब उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है और आइए अब हम इसके विवरण को पढ़ते हैं। तो इसका कहना है कि सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे और हमने आश्चर्यचकित होकर ये सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और कभी हम उनके पास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान ही पाया, यानी कि इनके गांव भी नहीं मिले लेकिन इन्होंने हमेशा यहाँ पर सुनसान ही पाया। क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो वो लोग इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। और हमने मन ही मन कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। और इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। और इसका जो चैप्टर हम 8 और 10 इसमें शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबलों के बारे में आप और अधिक पढ़ेंगे विषय 8 और 10 पे। अब देखिए यहाँ पर ये है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान क्या होता है पहले जान लेते हैं। इसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मानव विज्ञान को पूछा भी जाता है आपसे क्वेश्चन कि एंथ्रोपोलॉजी किसे कहते हैं, तो मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा विषय होता है जिसमें मानव की संस्कृति और मानव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं ये हादजा जनसमूह क्या है। तो हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यास की एक खारे पानी की विब्रंस घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है जहां घास, सवाना, कांटेदार झाड़ियां
और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं सदी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंस, जिराफ, ज़ेब्रा, वाटरबग, हिरन, चिंकारा, खाकदार, जंगली सूअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे जितने आम हैं, उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली और इसी के साथ खरगोश, गीदड़, कछुए और कुछ अनेक प्रकार के जानवर भी हैं। तो इतने सारे यहाँ पर जानवर पाए जाते थे। तो यहाँ पर जो हाथजा लोग थे, ये हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस भी खाते थे। यहाँ शिकार के भविष्य का कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से मांस खाया जाता था और उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता था जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्ष में यानी कि जल जब कम होता था उस वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से वहाँ पर उपलब्ध होते थे। जिस तरह की वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होती है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सुंडियों को चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार ये हर साल बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं और लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हाथजा लोग जो थे वो ये समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है, इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोतों के 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते थे। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हाथजा लोग वहाँ कभी भी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों, यानी कि जहाँ पर पानी की सुविधाएं हों, इस तरह की सुविधाओं के लिए ही, यानी कि पेड़ हों, चट्टानें भी हों, इस तरह की जगह हो, वहाँ पर ये अपने जो कैंप है वो लगाते थे। पूर्वी हाथजा लोग ज़मीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते थे। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं चाहे वहाँ रह सकता है, पशुओं का शिकार भी कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल, शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी भी ले सकता है। इस संबंध में हाथजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता था, यानी कि किस चीज़ पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते थे या अपना अधिकार नहीं जमाते थे। कहते थे कि कहीं से कोई भी कुछ भी ले सकता है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हाथजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते थे, यानी कि इनके पास शिकार बहुत था, मतलब बहुत शिकार कर सकते थे, बहुत जानवर थे, पर फिर भी ये लोग मेनली जो है जंगल से मिलने वाली जो साग सब्जियां थी उन पर ही डिपेंडेंट थे। संभवतः उनके भोजन का 80% तक जो भाग है वो मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग जो है मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हाथजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घास से बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ मौसम भोजन की कोई कमी नहीं रहती। तो ये मानव विज्ञानी जेम्स बर्डन द्वारा 1960 में दिया गया विवरण है हाथजाओं के बारे में। क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर, यानी कि आज से और अतीत के टाइम में जो शिकारी संग्राहक समाज है उनके बारे में। पहले देख लेते हैं संजाति व्रत क्या होता है। संजाति व्रत तो इसको कहते हैं एथनोग्राफी कहा जाता है इंग्लिश में। तो संजाति व्रत में समकालीन जनजातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका क्या थी, कर्मकांड क्या थे, रीति रिवाज क्या थे, उनके राजनीतिक संस्थाएं क्या थी, सामाजिक रूढ़िवादियाँ कैसी थी, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है संजाति व्रत में। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब अपने वर्तमान से अतीत की ओर। तो जैसे जैसे मानव विज्ञानियों के द्वारा अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के
मानव के रूप में पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। तो इस मुद्दे पर इस समय जो है दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। इस टाइम पर यहाँ पर दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक और तो विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया, यानी कि आज की चीज़ों को पीछे की चीज़ों से जोड़ लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का ये कहना है कि 20 लाख साल पहले के जो होमिनिड स्थल थे जो तुर्काना झील के किनारे स्थित हैं, संभवतः आदिकालीन जो मानवों के शिविर या निवास स्थान थे, जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। और ऐसी ही पद्धति वर्तमान हादजा और कुंग सैन समाजों में पाई जाती है। तो आज के लोगों से यहाँ पर तुलना की गई। और दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि संजाति व्रत संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार संग्रहण के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक यानी कि सभी दृष्टियों से हाशिए पर है। वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत ज़्यादा भिन्न है। एक अन्य समस्या यह भी है कि आज के शिकारी संग्राहक जो हैं वो समाजों में आपस में बहुत भिन्नता है, मतलब इनके समाजों में ही बहुत भिन्नता है जो शिकारी संग्राहक है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य भी दिखाई देते हैं, जैसे जब वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं तो उनके आकार भिन्न भिन्न यानी कि छोटे बड़े होते हैं और उनकी जो गतिविधियां हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर कोई आम सहमति नहीं, यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का कार्य करती हैं और पुरुष जो है वो शिकार करते हैं। लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही यहाँ पर शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे समाज में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इसी बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाज में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है, यद्यपि इसमें समाज के अंदर कुछ अंतर है। और वर्तमान स्थिति ऐसी होनी मतलब जो वर्तमान स्थिति है वो ऐसे होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। अब देखते हैं उपसंहार, इसमें बताया गया है क्या। तो देखिए यहाँ पर उपसंहार पढ़ते हैं अब हम इस चैप्टर का। तो लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली जो पेड़ पौधे हैं उनको इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। फिर 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। फिर इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजा कर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया, ये एक समझने वाली बात है। तो लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और अधिक नम मौसम की यहाँ पर शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थिति अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों, गधों जैसे जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। इससे ये इंगित होता है, इस बात की तरफ ये इशारा करता है कि मानव समाज जो है वो धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगा जहाँ पर इन्हें जंगली घास फूस जानवरों की बहुतायत थी, यानी कि जहाँ पर ये घास फूस भी और जानवर भी ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। इसके अलावा अब पहले से काफ़ी बड़े जनसमुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग स्थायी रूप से रहने लगे थे। तो यहाँ पर भी रहने लगे थे, चूँकि इन इलाकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगे और संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया वो चालू हो गई। इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव
और कुछ खास किस्म के पौधे जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल और मोठ बाजरा आदि, और इसी के साथ जानवर जैसे कि भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सूअर आदि, इनकी जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसे परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका यहाँ पर अदा की। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ, यह फर्टाइल क्रिसेंट जो है यानी कि उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया, और इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी स्थायी घर बनाए जाने लगे। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गाँवों में से कुछ हैं, यानी कि ये जो पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गाँवों में से कुछ यहाँ पर हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए। भाई जब खेती होने लगी और पशु पाले जाने लगे तो उससे और भी कई परिवर्तन हुए। क्या क्या हुए? जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हुआ जिनमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके, खाना भी पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा और हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रागा जैसी धातु से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल भी होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर हैं? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। भाई अब एक यहाँ पर टाइम पीरियड दिखाया गया है, काल रेखा देख लेते हैं। ये 1 लाख वर्ष से पूर्व का टाइम पीरियड दिखाया गया है। तो यहाँ पर बात बताया गया है कि 360 से 240 लाख वर्ष पहले नरवानर, जिनको प्राइमेट कहा गया, बंदर, ये एशिया और अफ्रीका में पाए गए। 240 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर अधिपरिवार होमिनोइड, गिब्बन, एशियाई ओरांगुटान और अफ्रीकी वानर जैसे कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबो, पिग्मी, चिंपैंजी, ये सब मिले। फिर 64 लाख साल पहले अब से होमिनोइड और होमिनिड की शाखाओं में यहाँ पर विभाजन हुआ। फिर अब से 56 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस पाए गए और 26 से 25 लाख साल पहले यहाँ पर पत्थर के औजार यहाँ पर मिले। फिर 25 से 20 लाख साल पहले यहाँ पर क्या हुआ? अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना और परिणाम स्वरूप यहाँ पर जंगलों में कमी होना और घास के मैदानों में वृद्धि होना स्टार्ट हुआ। फिर 20 से 25 लाख साल पहले होमो का जन्म होना। फिर इसके बाद 22 लाख साल पहले होमो हैबिलस का होना। फिर इसके बाद 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस आए। फिर 13 लाख वर्ष पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस का विलुप्त होना भी यहाँ पर दिखाया गया। फिर 8 लाख साल पहले यहाँ पर आद्य सेपियंस होमो हाइडलबर्गेसिस। फिर इसके साथ ही 1.9 यानी कि 1.9 से 1.6 लाख साल पहले होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव का यहाँ पर जन्म हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं काल रेखा 2 में क्या बताया गया है। तो ये अब से 2 लाख वर्ष पूर्व स्टार्टिंग होती है इसकी। तो इसमें बताया गया है यहाँ पर दफनाने की जो प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य है वो अब से 3 लाख साल पहले मिला। होमो इरेक्टस का लोप जो है वो अब से 2 लाख साल पहले हुआ। स्वर तंत्र का विकास जो है मनुष्य के अंदर वो अब से 2 लाख साल पहले हुआ। फिर नर्मदा घाटी भारत में आद्य होमो सैपियंस की खोपड़ी वो 2 लाख से 1,30,000 साल पहले हुई। इसके बाद फिर आधुनिक मानव का जो प्रादुर्भाव है वो अब से 1,95,000 से 1,60,000 साल पहले हुआ। फिर जो निएंडरथल मानव का प्रादुर्भाव है वो 1,30,000 पहले हुआ। फिर यहाँ पर चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहले जो साक्ष्य है वो 1,25,000 साल पहले मिला आपसे। और निएंडरथल में मानव का जो लोप हुआ है ये हुआ था अब से 35,000 साल पहले। फिर आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और छोटी छोटी मूर्तियों का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो अब से 27,000 साल पहले मिला। और सिलाई वाली जो सुई का आविष्कार है वो अब से लगभग 21,000 साल पहले हुआ। तो ये हमने देखा विवरण इन चीज़ों का जो जो हमें यहाँ पर मिली। यहाँ पर ये अफ्रीका की, पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी का चित्र दिखाया गया है। ये देखिए, ये है अफ्रीका की, पूर्वी अफ्रीका की विभ्रंश घाटी। तो इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो जाता है। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।